गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से विराम चिन्ह पढ़ेंगे। वैसे तो देखा जाए बातचीत करते समय या पढ़ते समय हम रुकते हैं, बोलते बोलते रुकते हैं, लिखते लिखते रुकते हैं, वाक्य के बीच में अथवा अंत में सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए रुकते हैं, अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए किसी कथन पर बल देते हैं, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हमें रुकना पड़ता है। जो हम रुकते हैं उसी को हम विराम कहते हैं। क्या है कि बातचीत करते समय, पढ़ते समय वाक्य के बीच में अथवा अंत में सांस लेने के लिए, अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए, अपने कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हम रुकते हैं। इसी रुकने को हम विराम कहते हैं। यानी वाक्यों में विराम को दर्शाने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या है कि बातों को, वाक्यों में विराम यानी रुकने को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों को निर्धारित किया गया है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में वाक्य के सुंदर गठन तथा भाव अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह आवश्यक और बहुत ही उपयोगी होता है। इस प्रकार लेखन में विराम या संकेत देने तथा कथन का आशय समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन है। तो विराम चिन्ह के भेद, विराम चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, इनको 10 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा प्रश्न सूचक विराम, पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह, छठा निर्देशक या विवरण चिन्ह, संयोजक या योजक चिन्ह, लाघव या संक्षेपण पूर्ण चिन्ह और अवतरण या अवधरण चिन्ह और अंतिम में है कोष्ठक। तो वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। विराम चिन्हों में उचित प्रयोग से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो 10 विराम चिन्ह हैं, जहाँ कहाँ कैसा लगेगा, उससे शब्द सुंदर बनते हैं, शब्दों को शब्द स्पष्ट होते हैं। वाक्य में यदि विराम चिन्ह उचित स्थान के आगे पीछे हो जाता है तो वाक्य का अर्थ या तो स्पष्ट नहीं होता या उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे पकड़ो मत छोड़ो, पूर्ण विराम, पकड़ो मत कमा छोड़ो, पकड़ो कमा मत छोड़ो। एक ही वाक्य को 3 जगह 3 तरीके से लिखा गया। यानी पहले वाक्य में जैसा कि पकड़ो मत छोड़ो, छोड़ो, और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया गया। दूसरा में है पकड़ो मत पूर्ण विराम कमा छोड़ो। तीसरे में है पकड़ो कमा मत छोड़ो। यहां पर तीनों जगह 3 शब्द, यहाँ पे एक ही शब्द को मैंने 3 तरह से लिखा है। पकड़ो मत छोड़ो यानी एक ही रॉ में ये तीनों यहाँ पे 3 वर्ड लिख दिए गए हैं। दूसरा में है पकड़ो मत कमा छोड़ो, इसका अर्थ दूसरा हो गया। यानी पहला है पकड़ो मत छोड़ो, पकड़ो मत छोड़ो यानी पकड़ भी लो और छोड़ो भी नहीं। दूसरा है पकड़ो मत यानी उसे पकड़ो नहीं, छोड़ दो, जाने दो। तीसरा है पकड़ो मत छोड़ो, उसे पकड़े रखो, छोड़ना नहीं। यानी एक ही वाक्य को सिर्फ विराम चिन्ह लगाने से इनका अंतर अलग, इनका कहने का आशय अलग अलग हो जा रहा है। यानी पहले में है पकड़ो मत छोड़ो, पकड़ो भी नहीं और छोड़ो भी। दूसरा है पकड़ो मत कमा छोड़ो यानी एक कमा से इस वाक्य का अर्थ बदल गया। पकड़ो मत यानी उसे पकड़ो नहीं, छोड़ दो। और तीसरा आता है पकड़ो
छोड़ो, यानी उसे पकड़े रखो, छोड़ना नहीं। सिर्फ विराम चिन्ह को लगाया गया है तो एक ही वाक्य 3 तरह के हो गए। तो विराम चिन्ह का कितना महत्व है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला हम पढ़ते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य या कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है। कोई भी वाक्य अगर हम लिखते हैं जैसे राम घर जाता है, तो है के बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं, तो वो कथन क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, यानी वह विद्यालय जाता है। पूर्ण तरह से वो वाक्य पूरा हो चुका है। प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों में अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के वाक्यों को पूरा होने पर विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे मेरा नाम रजत है, पूर्ण विराम। मैं सरस्वती विद्यालय में पढ़ता हूँ, पूर्ण विराम। रवीना कल मेरे घर आई थी, यहाँ भी पूर्ण विराम है, यानी दूसरा, यहाँ पे विराम चिन्ह दूसरा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है, यानी ये पूरी तरह से ये वाक्य पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। दूसरा आता है अल्प विराम, यानी छोटा। वाक्य बीच में जहाँ थोड़ा रुकना हो, वाक्य बीच में जहाँ आवश्यक हो थोड़ा रुकना, उसे वहाँ पे हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे मैं घर गया, कमा, खाना खाया, कमा, फिर सो गया। सो गया यानी पूर्ण विराम वहाँ लगा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे अल्प विराम भी लगा है। इससे वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि मैं घर गया, खाना खाया, फिर सो गया। इसमें 3 वाक्य हैं और तीनों अपना अर्थ पूरी तरह स्पष्ट कर रहे हैं और लास्ट में यहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है, यानी इस वाक्य में पूर्ण विराम के साथ साथ अल्प विराम का भी प्रयोग किया गया है अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए। अगला आता है अर्ध विराम। जब 2 वाक्यों के मध्य अल्प विराम लगाने से अर्थ में भ्रम उत्पन्न होता है, यानी आशंका होती है, वहाँ हम अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुमने जो खाया है, तुमने जो खाना है, तुम्हें जो खाना है, अर्धविराम खाओ, अर्धविराम लेकिन हमसे खाने के लिए मत पूछो। क्या है वाक्य, तुम्हें जो खाना है, अर्धविराम यानी थोड़ा सा रुकना है, खाओ फिर रुकना है, लेकिन हमसे खाने के लिए नहीं पूछना, और पूर्ण विराम लगा है। यहाँ पे पूर्ण विराम के साथ साथ 2 जगह अल्प विराम या अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। तीसरा आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये आपको तो अच्छे से पता है। जैसे तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाए, क्यों, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह हम लगाएंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या है, अर्ध विराम, ये हुआ आपका प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये आपको प्रश्न सूचक चिन्ह दिख गया। क्या तुम कल मेरे साथ घूमने चलोगे, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ भी हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 5वां आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ तथा विस्मयादि बोधक के बाद तथा विस्मयादि बोधक शब्दों के अंत में किया जाता है। जैसे अहो कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादि सूचक चिन्ह का चिन्ह ये हुआ, ये आपका विस्मयादि सूचक चिन्ह हो गया। तो आहा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ओह मेरे सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ भी विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला आता है निर्देशक या विवरण चिन्ह। किसी बात पर विशेष प्रकाश डालने के लिए या किसी विषय के विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित या विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। सफलता का एक ही मूल मंत्र है डैश, डैश को ही हम विवरण प्रस्तुत करते हैं, यानी डैश, आपको पता होगा डैश ऐसे देते हैं, ये हो गया हमारा निर्देशन या विवरण चिन्ह। अगला है संयोजक या योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। पहला, किसी शब्द के पुनरावृत्ति होने पर, जैसे एक एक, यानी एक और एक के बीच में डैश देते हैं। उसी तरह बार बार,
बार और बार के बीच में डैश देते हैं, ये हो गया पुनरावृत्ति होने पर। दूसरा आया है विपरीतार्थक शब्दों के मध्य, यानी काला सफेद, एक दूसरे के अपोजिट जो शब्द आते हैं उसके बीच हम डैश देते हैं, वो आ जाएगा विपरीतार्थक शब्दों के बीच। तीसरा है समान महत्व के समानार्थक शब्दों, जैसे धन दौलत, रिश्ते नाते, इसमें भी हम डैश देते हैं, छोटा सा डैश। तो ये हो गया संयोजक चिन्ह। अगला है लाघव या संक्षेपण पूर्ण चिन्ह। उपाधियों, प्रशासनिक पदों तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो डा क ट र नहीं लिखते हैं, डा लिख के और वहाँ पे जीरो देते हैं, जैसे डा लिख दिया और छोटा सा चिन्ह दिया, ठीक है। उसी तरह पंडित लिखना होगा तो प लिखेंगे, ऊपर अनुस्वार और छोटी सी बिंदु देंगे, इसका अर्थ क्या हो गया पंडित। ईस्वी सन लिखते हैं, ई लिख के और नीचे छोटा सा डॉट देंगे, तो ये आपका लाघव चिन्ह हो जाएगा। यानी लाघव चिन्ह का प्रयोग कब होता है? उपाधियों, प्रशासनिक पदों तथा प्रसिद्ध शब्दों के आगे संक्षिप्त रूप में लिखने वाले चिन्ह को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। अगला आता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। किसी पुस्तक या दैनिक पत्र के नाम, किसी पाठ के शीर्षक, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के उपनाम, उपाधि में प्रायः एकल उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दैनिक पत्र हिंदुस्तान, पुस्तक गीतांजलि, यानी पुस्तक लिखेंगे, पुस्तक इसके सामने हम डैश छोटा सा देंगे और वहां पे लिख देंगे गीतांजलि। तो ये जो चिन्ह हुआ, ये आपका शीर्षक, पाठ का शीर्षक, व्याकरण या वर्ण विचार, इसके सामने छोटा सा डैश देंगे, वो हो गया अवतरण या उद्धरण चिन्ह। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? छोटा छोटा कमा यानी कोष्ठक, छोटा छोटा कोष्ठक ऊपर से हम देते हैं। अगला आता है कोष्ठक। जब किसी वाक्यांश या शब्द के अर्थ को उसी वाक्य में स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है, वहाँ पे हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेताजी, अब कौन से नेताजी? गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस। तो जो नाम इस कोष्ठक के अंदर लिखेंगे उसे हम कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस को हम कोष्ठक में कर देंगे, नेताजी का प्रयोग किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस को हम कोष्ठक में लिखती है, और नेताजी ने भारत की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई, यानी नेताजी तो बहुत सारे हैं, किन्होंने भूमिका निभाई? तो कोष्ठक में जिनका नाम होगा वही उस वाक्य में उन्हीं को संबोधित किया जा रहा है, ये समझा जाता है कोष्ठक में दिए हुए नाम को। इसके अतिरिक्त नाटक में अभिनय से संबंधित निर्देशन के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा सूरज सिंह, और वहाँ कोष्ठक में क्रोधित होकर अपराधियों को कठोर दंड दिया। तो यहाँ पे नाटक वगैरह में भी अगर हम सदैव कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका ये विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं ये आपको बताया गया। विराम चिन्ह के कितने प्रयोग भेद होते हैं, इनको किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक विराम, विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह, निर्देशन या विवरण चिन्ह, संयोजक योजक चिन्ह, अवतरण या अवतरण चिन्ह, लाघव या संक्षेप पूर्ण चिन्ह और कोष्ठक। ये 10 तरह के कोष्ठक चिन्ह यानी विराम चिन्ह बताए गए आपको इसको अच्छे से देखना है, समझना है। इन चिन्हों को अच्छी तरीके से समझना है, वाक्य को लिख लिख करके उन चिन्हों को लगा करके समझना है। आप जब तक समझोगे नहीं, ये समझ में आएगा नहीं। तो आप इसको अच्छे से समझिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।